अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने नर्सिंग थ्योरी सब्जेक्ट को स्टार्ट किया हुआ है। सो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है नर्सिंग थ्योरी का, वो है थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग, जिसको मैगरेट जीन वाटसन ने प्रपोज किया था। इस सब्जेक्ट को आप बीएसएन 7 सेमेस्टर में पढ़ते हैं और इसके साथ साथ पोस्ट आर एंड सेकेंड सेमेस्टर में हम इसको स्टडी करते हैं। सो आज का लेक्चर जो है इंतहाई सिंपल लेक्चर है, इंतहाई आसान लेक्चर है, इंटरेस्टिंग लेक्चर है, हमारे डेली लाइफ के साथ जो है बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह आपने लेक्चर को गौर से सुनना है ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आ जाए। ठीक है, इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव आपके साथ मौजूद है, जिसमें आपको मंदरजा झेल चीज़ों के बारे में पता चलेगा और मंदरजा झेल टॉपिक्स पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मतलब बैकग्राउंड ऑफ थ्योरीज, मतलब जीन वाटसन की बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे। मतलब इन्होंने जितनी भी अचीवमेंट की हुई है उस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। इसके बाद इन्होंने जो थ्योरी प्रपोज की थी, तो उस थ्योरी के जो मेजर एजम्पशन है, उन्होंने अपने जो ख्यालात पेश किए थे, ठीक है, नर्सिंग के हवाले से, उस पर हम रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ हम इस थ्योरी के जो मेजर कंसेप्ट है, जो बुनियादी बातें हैं जिस पर जीन वाटसन ने अपनी जो है सोच विचार की थी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जीन वाटसन थ्योरी को मिसलो नीट बेसिक हियरार्ची थ्योरी के साथ कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जीन वाटसन की थ्योरी किस तरह से इब्राहम मिसलो की जो नीड हियरार्ची थ्योरी है उसके साथ रिलेट करती है। तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इस थ्योरी की जो स्ट्रॉन्ग और वीकनेसेस है, मतलब जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। मतलब किन बातों की वजह से इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इस थ्योरी को जो है लोगों की क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। ठीक है, इसी तरह से इस थ्योरी को हम किस तरह से अपने रोज़मर्रा की नर्सिंग में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पर आज के हवाले से हम बात करेंगे और इंशाल्लाह इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम जीन वाटसन था। ठीक है, इनका नाम क्या था? इनका नाम मैगरेट जीन वाटसन था। इन्होंने कौन सी थ्योरी पेश की थी? इन्होंने थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग के नाम से एक थ्योरी पेश की थी, जिसको आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। गौर से देखें इन शख्सियत को, ये वही शख्सियत है जिन्होंने थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग को प्रपोज किया था। ठीक है, याद रहना चाहिए आप लोगों को। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू द थ्योरीज। सबसे पहले हम अपनी थ्योरीज की जो बैकग्राउंड है उस पर हम रोशनी डालेंगे। तो जो मैगरेट जीन वाटसन थी, इन्होंने इनकी पैदाइश जो है 1940 में हुई थी। ठीक है, 1940 में हुई थी वेस्ट वर्जीनिया में। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने ग्रेजुएशन जो है 1961 में हासिल की थी। कहाँ से? लुइस गेल स्कूल ऑफ नर्सिंग से हासिल की थी। इसी तरह से इन्होंने बीएसएन जो है 1964 में कंप्लीट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोर कोलोरेडो से। ये क्या लिखा हुआ है? कोलोरेडो है कि क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोरेडो से इन्होंने क्या की थी? बीएसएन की डिग्री कंप्लीट की थी। इसी तरह से इन्होंने एमएसएन भी उसी यूनिवर्सिटी से जो है मुकम्मल किया था। और इसके साथ साथ पीएचडी जो है 1973 में भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से जो है इन्होंने क्या की थी? पीएचडी मुकम्मल की थी। तो ये कुछ हिस्ट्री थी, हिस्ट्री था, या जो भी आप कहें मैगरेट जीन वाटसन के बारे में। सो ये जो है आप लोगों को याद रहना चाहिए। एमसीक्यूज में इससे आपके एमसीक्यूज जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ थ्योरी की अगर अब हम बैकग्राउंड पर बात करें, इसके पीछे जो हिस्ट्री है उसके हवाले से हम बात करें, तो कहते हैं कि डॉक्टर जीन वाटसन इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट नर्सिंग थियरिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी एज वेल एज एन एजुकेटर, इंटरनेशनल स्पीकर, रिसर्चर एंड ऑथर। ठीक है, डॉक्टर जीन वाटसन जो थी, ये 20वीं सदी की एक
बहुत जानी मानी नर्सिंग थ्योरिस्ट थी और इसके साथ साथ ये एक नर्सिंग एजुकेटर के तौर पर भी जो है रोल प्ले किया करती थी। इंटरनेशनल स्पीकर भी थी, रिसर्चर भी थी और इसके साथ साथ ऑथर भी थी, मुसन्निफ थी। ठीक है, ऑथर से मुराद मुसन्निफ थी। हर थ्योरी फिलॉसफी एंड साइंस ऑफ केयरिंग फोकस ऑन एम्पैथी एंड केयरिंग एंड इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने अपनी जो थ्योरी पेश की थी फिलॉसफी एंड साइंस ऑफ केयरिंग के नाम से, इस थ्योरी में इन्होंने ख़ास तौर पर एम्पैथी और केयरिंग पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस दिया हुआ था। ठीक है, जो कि नर्सिंग प्रोसेस का एक बहुत ही अहम पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, एम्पैथी और केयरिंग, वन ऑफ द न्यूएस्ट nursing grant theory having been completely modified between 1975 and 1979 and revised in 1985। इसी तरह से इन्होंने अपनी इस थ्योरी को जो है फिर क्या किया था, इसको मॉडिफाई किया था, इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया था 1975 और 1979 टाइम पीरियड के दौरान। और इसी तरह से इन्होंने फिर लास्ट टाइम जो इसको रिवाइज किया था तो वो 1985 में किया था। ठीक है, ब्रॉडेंड एंड एडवांस मोर रिसेंटली, और इसी तरह से इन्होंने अपनी जो थ्योरी है इसको मज़ीद जो है इसको वसी किया और मज़ीद इसको जो है क्या किया, अपग्रेड किया। कब किया था? 2005 से लेकर 2008 इस टाइम पीरियड के दौरान इन्होंने अपनी थ्योरी को क्या किया था, मज़ीद एडवांस किया था, अपग्रेड किया था। Watson's goal in developing her theory was to bring meaning to nursing as a unique and distinct health profession with its own value and knowledge base। ठीक है, अब जीन वाटसन जो इतनी मेहनत कर रही थी, ठीक है, इतनी ख्वारी कर रही थी, तो इसके पीछे जो बुनियादी मकसद था जीन वाटसन का, तो वो यही था कि वो जो नर्सिंग प्रोफेशन है या जो हेल्थ प्रोफेशन है इसको क्या करना चाहती थी, इसको यूनिक बनाना चाहती थी। ठीक है, इस तरह से यूनिक बनाना चाहती थी कि इसकी वैल्यू भी हो और इसके साथ साथ ये जो है नॉलेज बेस पर हो। ठीक है, जहाँ यहाँ पर जितने भी नर्सिस प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो जो भी वो परफॉर्म कर रहे हो उसके पीछे जितनी भी नॉलेज है वो नॉलेज नर्सिस के पास हो। तो मतलब ये है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा जो ख्वारी की थी, इतनी ज़्यादा जो मेहनत कर रही थी, थ्योरी इन्होंने जितने प्रपोज किए थे, तो इन थ्योरीज को प्रपोज करने का बुनियादी मकसद यही था कि हम जो नर्सिंग प्रोफेशन है इसको हम एक यूनिक प्रोफेशन बनाएं और एक स्टैंडर्ड प्रोफेशन जो है बनाएं, जहां पर हर काम जो है वो एविडेंस बेस हो। ठीक है, एविडेंस बेस से मुराद ये है कि जो भी प्रैक्टिसेस हो रहे हो उस प्रैक्टिसेस के बारे में नर्सिस को पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, इससे हमारे पेशेंट पर किस तरह के असर जो है वो पड़ेंगे, किस तरह से हमारे पेशेंट जो है रिस्पॉन्स देंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में पेशेंट्स और नर्स को क्या हो, पता हो। तो इस प्रोफेशन को जो है एडवांस बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था, इतना मेहनत किया था। ठीक है, इतनी मेहनत करने का बुनियादी मकसद यही था। मजीद कहते हैं कि it was the only and first theory of nursing that focuses spiritual dimension of nursing। ठीक है, और इसी तरह से जो मैग्रेट जीन वंस वाटसन थी, इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी, तो जितने भी थ्योरीज इससे पहले प्रपोज हुए थे तो उन सब थ्योरीज में ये पहली थ्योरी थी। ठीक है, वाहिद थ्योरी थी। स्लो आ रही है आपको आवाज़? वाहिद थ्योरी थी जो कि किस चीज़ के हवाले से बात कर रही थी, जो कि स्पिरिचुअल डायमेंशन के बेस पर जो है बात कर रही थी। ठीक है, मतलब यह है कि इसमें स्पिरिचुअल के हवाले से जो है बात हो रही थी कि हम अपने पेशेंट को इस तरह से केयर दे कि उनको रूहानी सुकून जो है मिले, उनको क्या मिले, रूहानी सुकून मिले, वो रूहानी तौर पर जो है सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो ये पहली थ्योरी थी जिसमें स्पिरिचुअल डायमेंशन के हवाले से जो है बात हुई थी कि नर्सिस जो है वो अपने पेशेंट को इस तरीके से केयर दे कि ना सिर्फ पेशेंट महसूस करे बल्कि नर्सिस जो है वो भी स्पिरिचुअली तौर पर अपने आप को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, बिलीव सेंटर्ड ऑन द क्रिएटिव फैक्टर ऑफ नर्सिंग विच स्टूड अपार्ट फ्रॉम द क्यूरेटिव फैक्टर ऑफ मेडिसिन। ठीक है,
इसी तरह से इस थ्योरी का जो बुनियादी पर्पस था, इस थ्योरी का जो बुनियादी मेन फोकस था, वो क्यूरेटिव फैक्टर था। क्यूरेटिव और क्यूरेटिव में क्या फ़र्क है? किसी को पता है क्यूरेटिव फैक्टर के बारे में? अच्छा जी, क्यूरेटिव फैक्टर किसे कहते हैं? क्यूरेटिव फैक्टर्स ये कियर से निकला हुआ है, मतलब वो तमाम प्रैक्टिसेस जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट को केयर देते हैं। केयर से मुराद ये है कि अपने पेशेंट को सपोर्ट करना, वो अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो उस एक्टिविटी में उनको जो है सपोर्ट करना, उनका ख्याल रखना, हर तरीके से उनको केयर देना, इसको कहते हैं क्यूरेटिव फैक्टर। जबकि क्यूरेटिव फैक्टर से मुराद ये है कि जो बीमारी पेशेंट को हुई होती है, उस बीमारी के लिए हम उनको जो मेडिसिन देते हैं और उस बीमारी से हम उनको क्यूर करने की कोशिश करते हैं, तो इसको कहते हैं क्यूरेटिव फैक्टर। ठीक है, तो इसके बारे में जो है मेनली इस थ्योरी में क्या हुआ था, इस थ्योरी में बात हुई थी। ओरिजिनल थ्योरी प्रपोज 10 क्यूरेटिव फैक्टर ऑफ नर्सिंग। ठीक है, इसी तरह से इस थ्योरी में जो है नर्सिंग के हवाले से 10 क्यूरेटिव फैक्टर जो है वो बताए गए थे, मतलब 10 ऐसी बातें बताई गई थी जो कि जो केयर है उसको क्या करती है, उसको प्रमोट करती है, उसके बारे में वजाहत करती है। wanted a body of work that was applicable to every area of nursing across time। इसी तरह से इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी, तो इस थ्योरी को इस तरीके से इन्होंने पेश किया था जिसको आप कहीं पर भी जो है नर्सिंग प्रोसेस में आप कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी किस्म के पेशेंट पर जो है आप उस क्यूरेटिव फैक्टर को अप्लाई कर सकते हैं, या क्यूरेटिव फैक्टर जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि क्यूरेटिव फैक्टर जब हम अप्लाई करेंगे तो इससे ऑटोमेटिकली जो क्यूरेटिव फैक्टर है वो क्या होगी, वो प्रमोट होगी। क्योंकि हम जो केयर दे रहे होते हैं, तो केयर देने का बुनियादी मकसद ही हमारा यही होता है कि हमारे पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या हो जाए, जल्द से जल्द इम्प्रूव हो जाए, उसमें जल्द से जल्द बेहतरी आ जाए। सो क्यूरेटिव फैक्टर से ही हमारा जो क्यूरेटिव फैक्टर है वो क्या होता है, वो पूरा होता है। ठीक है, इसी तरह से मज़ीद आगे बढ़ते हैं। फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द थ्योरी। इस थ्योरी में किस तरह का फ़लसफ़ा जो है मैग्रेट जीन वाटसन ने पेश किया था। सो वाटसन ड्रीव पार्ट ऑफ हर थ्योरी फ्रॉम नर्सिंग राइटर इंक्लूडिंग नाइटिंगेल एंड रोजर एज वेल एज वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट जॉनसन एंड कोच। अब मैग्रेट जीन वाटसन जो थी, इन्होंने अपनी जो थ्योरी पेश की थी, तो इसको खुद से सोचकर इन्होंने थ्योरी पेश नहीं की थी, बल्कि इस थ्योरी को प्रपोज करने के लिए इन्होंने नाइटिंगेल की जो थ्योरी है, नाइटिंगेल ने जितना भी काम किया है उसको स्टडी किया था। इसी तरह से रोजर ने जितना काम किया था उसको इन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था। इसी तरह से जो साइकोलॉजिस्ट थे जॉनसन एंड कोच, इनके जो काम है उसको स्टडी किया था। और इन सारे जो थ्योरिस्ट हैं, इनके कामों से जो डेटा है उसको लेकर उसको इंटरप्रेट करके उसके बेस पर इन्होंने क्या की थी, इन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की थी। She synthesized a number of diverse concepts into nursing as a science of human caring from them। ठीक है, और इसी बेस पर इन्होंने क्या किए थे, बहुत सारे कंसेप्ट जो है उसको क्या किए थे, मुतारिफ कराए थे। बहुत सारी चीज़ें जो है वो नर्सिंग के हवाले से इन्होंने क्या किए थे, मुतारिफ किए थे। ठीक है, यूज़ कंसेप्ट फ्रॉम पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस। और इसी तरह से अपनी थ्योरी को प्रपोज करने के दौरान इन्होंने अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस इन्होंने जितनी भी गेन की है, तो उससे जो है इन्होंने क्या किया था, उससे इन्होंने इस्टीमेट किया था, इंटरप्रिटेशन की थी। और इसी तरह से इनके जो ज़ाती ख़्यालात थे उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने क्या किया था, अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था। हर थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द ह्यूमन इंटरैक्टिव प्रोसेस that recognizes the spiritual and ethical dimension relevant to the human care process। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने अपनी जो थ्योरी पेश की थी,
तो इस थ्योरी का जो बुनियादी बेस था, जो बुनियादी क्या कहते हैं ढांचा था, वो इंटरैक्टिव ह्यूमन इंटरैक्टिव प्रोसेसेस पर था। ठीक है, ह्यूमन इंटरैक्टिव प्रोसेसेस से मुराद ये है कि नर्सिंग केयर के दौरान नर्स और पेशेंट जो है वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ इनका इंटरेक्शन हो कि इस इंटरेक्शन की वजह से नर्स और पेशेंट के दरमियान एक ऐसी रिलेशनशिप कायम हो। ठीक है, एक ऐसी रिलेशनशिप जो है वो बन जाए जिसके बेस पर नर्सेज जो है वो अपने पेशेंट को ऐसी केयर दे जिससे उनकी जो स्पिरिचुअल नीड्स है वो क्या हो जाए, वो पूरी हो जाए। ठीक है, और इसी तरह से इस केयर के दौरान नर्सेज जो है वो पेशेंट के जितने भी एथिकल डायमेंशन है, जितनी भी जो इखलाकी बातें हैं, ठीक है, जितनी भी उनकी कल्चर से रिलेटेड बातें हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो क्या करे, पेशेंट को केयर दे। ठीक है, included, inducted, grounded, and combined with philosophy, ethical, intellectual, and experimental background। इसी तरह से इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी, तो ये थ्योरी क्या है, ये थ्योरी ऐसी थ्योरी है जो कि हर तरह से क्या करती है, हर तरह से हर जाविये से नर्सिंग केयर को क्या करती है, उसको प्रमोट करती है। ठीक है, जिसमें इंटेलेक्चुअल भी आ जाती है, एक्सपेरिमेंटल भी आ जाती है, मतलब इसमें एक्सपीरियंस भी आ जाता है, एथिकल वैल्यूज़ भी आ जाती है कि नर्सेज जो है वो पेशेंट के जितने भी एथिकल फैक्टर्स है उसका जो है ख्याल रखेंगे। इसके साथ साथ फिलॉसफी भी इस पे आ जाती है। तो इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने क्या किया था, अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था। द सेवन इजम्पशन। अब मैग्रेट जीन वाटसन ने अपनी जो ह्यूमन केयरिंग थ्योरी पेश की थी, ठीक है, तो इस थ्योरी के जो बुनियादी 7 नुकात है वो मंदरजा झेल है, जिसमें पहली बात इन्होंने ये की थी कि केयरिंग कैन बी इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटेड एंड प्रैक्टिस ओनली इंटरपर्सनली। ठीक है, वही बात है जो कि अभी मैंने आपको बताई थी इंटरैक्टिव प्रोसेस के हवाले से। पहली बात इन्होंने ये कही थी कि हम अपने पेशेंट को उस वक्त बेहतर तरीके से केयर दे सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और उन पर जो है हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जब हमारा अपने पेशेंट के साथ इंटरेक्शन जो है वो बेहतर तरीके से हो रही हो, हमारा और पेशेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप हो वो क्या हो, बेहतर हो और कोऑपरेटिव हो। तो इस तरह से हम अपने पेशेंट को बेहतर तरीके से क्या कर सकेंगे, केयर प्रोवाइड कर सकेंगे और पेशेंट पर प्रैक्टिस हम कर सकेंगे। दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि केयरिंग कंसिस्ट ऑफ क्रिएटिव फैक्टर दैट रिजल्ट इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन ह्यूमन नीड्स। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने यही की थी कि केयरिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्रिएटिव फैक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। क्रिएटिव फैक्टर्स किसे कहते हैं, क्रिएटिव फैक्टर से मुराद ये है कि पेशेंट को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उस चीज़ को हम क्या करें, उस चीज़ की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने में हम पेशेंट की क्या करें, हेल्प करें, उनको हम सपोर्ट करें। किसी भी किस्म की उनको ज़रूरत हो तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम पेशेंट को क्या करें, उनको सपोर्ट करें, उनको हम सहारा दें, उनकी हम मदद करें, तो इसको कहते हैं क्रिएटिव फैक्टर। सो दूसरी बात इन्होंने ये की थी कि केयरिंग जो है ये एक ऐसा अमल है जो कि क्रिएटिव फैक्टर्स पर मुश्तमिल होता है और जब हम क्रिएटिव फैक्टर्स को कंप्लीट करते हैं तो इससे पेशेंट के जो बुनियादी नीड्स होते हैं जिसे हम ह्यूमन नीड्स कहते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो पूरे हो जाते हैं, जिससे उनको क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। तीसरी बात इन्होंने ये की थी कि इफेक्टिव केयरिंग प्रोमोट हेल्थ एंड इंडिविजुअल और फैमिली ग्रोथ। सिंपल बात है, अगर आप बेहतर तरीके से अपने पेशेंट को केयर देंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो जाहिर बात है उनकी जो हेल्थ है, ठीक है, वो क्या होगी, प्रोमोट होगी। प्रोमोट से मुराद उसमें बेहतरी आएंगी। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फैमिली हो, अगर उनको बेहतर तरीके से केयर मिल रही हो तो इससे इनकी जो हेल्थ है उसमें क्या आएगी, बेहतरी आएंगी। चौथी बात इन्होंने ये की थी कि केयरिंग रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट person not only as he or she is now but as what he or she may become। ठीक है, अब
हम जो केयरिंग दे रहे होते हैं, जो केयर हम अपने पेशेंट को दे रहे होते हैं, ठीक है? तो इसके रिस्पॉन्स में जो है फिर पेशेंट जो है वो हमें क्या करते हैं, वो हमें रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है? ज़ाहिर बात है अगर हम बेहतर तरीके से हम उनको केयर देंगे, ठीक है? उनका ख़्याल रखेंगे तो उनकी हेल्थ में जो है बेहतरी आएँगी, और जब बेहतरी आएँगी तो फिर जब हम उनसे क्वेश्चन करेंगे, सवालात करेंगे, उनसे हम हिस्ट्री लेंगे, तो वो बेहतर तरीके से हमें उसके जवाबात जो है वो दे सकेंगे, उसके बारे में हमें क्या कर सकेंगे, आगाही दे सकेंगे, ठीक है? सो मतलब रिस्पॉन्स फिर बेहतर तरीके से वो हमें दे सकेंगे। पांचवी बात इन्होंने ये की थी कि अ केयरिंग एनवायरनमेंट इज वन दैट ऑफर्स द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल वेल अलाउइंग द पर्सन टू चूज द बेस्ट एक्शन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अ केयरिंग एनवायरनमेंट मतलब ये है कि जहाँ पर हम अपने पेशेंट को केयर दे रहे होते हैं, मतलब जहाँ पर हमने अपने पेशेंट को रखा हुआ होता है, तो वो एनवायरनमेंट भी ऐसी एनवायरनमेंट होनी चाहिए, ऐसी क्या कहते हैं, सूटेबल एनवायरनमेंट होनी चाहिए, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होनी चाहिए कि वो एनवायरनमेंट जो है वो उस पेशेंट को फुली सपोर्ट कर रही हो, वहाँ पर वो पेशेंट जो है अपने आप को कंफर्ट महसूस कर रहा है हो, वहाँ पर जो है वो किसी किस्म के स्ट्रेस, किसी भी किस्म के टेंशन का शिकार ना हो, बल्कि वो एनवायरनमेंट जो है पेशेंट को बेहतर बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो। तो इससे भी पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसमें क्या होगी, उसमें जल्द से जल्द बेहतरी आएँगी, और पेशेंट जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जो है जाएगा। उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी जो क़ुव्वत है, उसमें जो है वक़्तन फ़वक़्तन इज़ाफ़ा होता जाएगा। छठी बात इन्होंने ये कही थी कि केयरिंग इज़ मोर हेल्थोजेनिक देन इज़ क्यूरिंग। अ साइंस ऑफ केयरिंग इज़ कम्प्लीमेंट्री टू द साइंस ऑफ क्यूरिंग, ठीक है? वही बात है जो कि स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी कि अगर हम क्यूरेटिव फैक्टर्स को प्रॉपर तरीके से करते हैं, क्यूरेटिव फैक्टर्स को अगर हम प्रॉपर तरीके से पूरा करते हैं, तो इससे जो क्यूरिंग फैक्टर है वो क्या होगा, वो खुद ब खुद जो है ठीक हो जाएगा। सो मतलब ये है कि ख़्याल रखना जो है ये बेहतर है। जैसे कि हम एक मुहावरा बोलते हैं ना कि परहेज़ जो है ये इलाज से बेहतर है। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पर दोहराई गई है कि अगर हम पेशेंट को प्रॉपर तरीके से हम उनको केयर देंगे, उनका ख़्याल रखेंगे, तो फिर हमें क्यूरिंग फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, बल्कि हम जो क्यूरेटिव फैक्टर्स उन पर अप्लाई कर रहे होते हैं, हम उनकी नीड्स का ख़्याल रख रहे होते हैं, उनके नीड्स को पूरा करने में हम उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको हम क्या कर रहे होते हैं, उनको सहारा दे रहे होते हैं, उनका ख़्याल रख रहे होते हैं, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, क़ुव्वत मिलती है, और वो फिर जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ केयरिंग इज सेंट्रल टू नर्सिंग, ठीक है? और इसी तरह से नर्सिंग में केयरिंग जो है ये एक बुनियादी रोल प्ले करता है, और नर्सिंग जो है ये केयरिंग के बगैर जो है क्या है, नामुकम्मल है। सो केयरिंग जो है ये बुनियादी जुज़ है किस चीज़ का, नर्सिंग प्रोसेस का। समझ आ गई इन पॉइंट्स की? जी सर। ओके, वेरी गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, फोर मेजर पैराडाइम। अब मेटा पैराडाइम जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। मेटा पैराडाइम से मुराद ये बुनियादी कंसेप्ट है, ठीक है? जितने भी नर्सिंग थ्योरी है, हर थ्योरीज की अपनी एक सोच थी, ठीक है? पर्सन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से, नर्सिंग के हवाले से। तो बिल्कुल इसी तरह से जो मैग्रेट जीन वाटसन थी, तो इनका भी अपना एक सोच था नर्सिंग के हवाले से, ह्यूमन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से। तो इसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन या पर्सन की, ठीक है? सो ह्यूमन के बारे में मैग्रेट जीन वाटसन के ख्यालात क्या थे, इसको अब हम जानने की कोशिश करेंगे। Human being is a valued person to be cared for, respect, nurtured, understood, and assisted. In general, a philosophical view a person as a fully functional, integrated self, ठीक है? पहली बात इन्होंने ह्यूमन के बारे में ये कही थी कि ह्यूमन बीइंग जो है ये एक ऐसी
मखलूक है या ऐसे लोग होते हैं जो कि क्या होते हैं, काबिल कदर होते हैं। इनकी कदर हमें जो है करनी है और इनको जो है हमने केयर देना है। मतलब ह्यूमन बीइंग जो है ये ऐसी मखलूक है जिनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से इनको हम रिस्पेक्ट दें, इनको हम नर्चर करें। नर्चर से मुराद ख्याल रखना, इनके जो नीड्स है उसको पूरा करना। इसी तरह से इनको हम अंडरस्टैंड करें, इनको हम असिस्ट करें। असिस्ट है मुराद इनको हम सहारा दें। कोई भी काम, कोई भी ज़रूरत इनकी हो, ठीक है, तो उस ज़रूरत को पूरा करने में हम इनको क्या करें, सहारा दें, इनकी हम मदद करें इन जनरल। जबकि आम अल्फाज में फ़िलोसफ़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने पर्सन के बारे में जो बात की थी वो ये की थी कि पर्सन जो है हम उस बंदे को जो है पर्सन कहेंगे जो कि फंक्शनली इंटीग्रेटेड सेल्फ हो, जो कि क्या हो, फुली फंक्शनल इंटीग्रेटेड सेल्फ हो, जो कि फंक्शनल हो, ठीक है। फंक्शनल से मुराद ये है कि हर तरीके से वो क्या हो, हेल्दी हो। वो जो है अपने जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हो उसको प्रॉपर तरीके से करते हो, ठीक है, और फुल पोटेंशियल के साथ करते हो, तो ये हमारे साथ क्या होंगे, पर्सन कहलाएंगे। हेल्थ के हवाले से इनके ख़्यालात ये थे कि हेल्थ इज़ यूनिटी एंड हार्मोनी विद इन द माइंड, body and soul. Health is associated with the degree of congruence between the self as perceived and the self as experienced. हेल्थ के बारे में इनके ये ख़्यालात थे कि हेल्थ जो है ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा फैक्टर है, ठीक है, जो कि हमारे माइंड, हमारे जिस्म और हमारी जो रूह है इसको क्या करती है, इसको मेंटेन रखती है, ठीक है। हमारी हेल्थ जो है ये तभी क्या होगी, तभी ठीक होंगी जब हम ज़हनी तौर पर क्या हो, रिलैक्स हो, जब हमारी बॉडी जो है क्या हो, फुली फंक्शनल हो और हमारी जो रूह है वो क्या हो, वो सैटिस्फाई हो, रिलैक्स हो। तो ऐसी कंडीशन में हम अपने आप को हेल्दी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से it is defined as high level of over physical, mental and social functioning and absence of illness, ठीक है। बाकी वही डिफिनीशन आपको हेल्थ की दी गई है कि हेल्थ जो है, हेल्थ से मुराद ये है कि वो कंडीशन, वो स्टेटस जिसमें हम फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या हो, फंक्शनल हो, ठीक है। हम जो है प्रॉपर तरीके से फिजिकली जो है वो क्या हो, फंक्शनल हो। ज़हनी तौर पर जो है हमारे मेंटल एबिलिटी जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रही हो और माशरती तौर पर जो है हम क्या हो, एक्टिव हो, लोगों के साथ हमारी बेहतर तरीके से इंटरेक्शन हो रही हो, ठीक है, बेहतर तरीके से हमारे लोगों के साथ रिलेशनशिप हो और किसी किस्म की इलनेस ना हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम हेल्थ कहेंगे। तो हेल्थ के हवाले से मैग्रिट जीन वाटसन जो है ये ख्यालात रखती थी। इसी तरह से नर्सिंग के बारे में इनके जो ख़्यालात थे, इनके जो विचार थे वो कुछ इस तरह से थे कि ट्रांसपर्सनल केयरिंग हीलिंग। ट्रांसपर्सनल केयरिंग हीलिंग से क्या मुराद है? ट्रांसपर्सनल केयरिंग केयरिंग हीलिंग से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसपर्सनल से मुराद ये है कि हम मुख्तलिफ लोगों की, ऐसे लोग जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, उनकी हम क्या करते हैं, उनको हम केयर प्रोवाइड करते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम है, उनके जो डिसऑर्डर होते हैं, उनको जो इंजरीज होती है उससे हम उनको क्या करते हैं, हील अप करते हैं। तो इस अमल को कहते हैं नर्सिंग। सो नर्सिंग इज़ अ ह्यूमन साइंस ऑफ पर्सन एंड ह्यूमन हेल्थ illnesses experience that are mediated by professional, personal, scientific, aesthetic, and ethical human care ट्रांसेक्शन वही बात है जो कि अभी मैंने आपको बताई कि नर्सिंग जो है ये हमारे साथ एक ह्यूमन साइंस है, ठीक है, पर्सन के हवाले से, ह्यूमन हेल्थ और इलनेसेस के हवाले से, जो कि ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। जब ह्यूमंस मतलब लोग जब बीमार होते हैं तो बीमार होने के बाद उनको केयर की ज़रूरत होती है, ख़ास किस्म की केयर की उनको ज़रूरत होती है। तो वो केयर हम उनको किसके ज़रिए देते हैं, नर्सिंग के ज़रिए देते हैं, ठीक है। सो नर्सिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको प्रोफेशनली जो है इसको क्या किया जाता है, इसको प्रैक्टिस किया जाता है
इसमें हमारे साथ पर्सनल, साइंटिफिक, एस्थेटिक एंड एथिकल ह्यूमन केयर ट्रांजैक्शन आते हैं। मतलब इस तरह के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, केयर देते हैं, ठीक है। तो ये नर्सिंग के हवाले से इनके ख़्यालात थे। एनवायरनमेंट के बारे में इनका क्या ख़्याल था? एनवायरनमेंट के बारे में ज़ाहिर बात है पहले भी इन्होंने बताया था कि हीलिंग स्पेस, हीलिंग स्पेस से क्या मुराद है? हीलिंग स्पेस से मुराद ये है कि एक ऐसा माहौल हम अपने अपने पेशेंट को दें जहाँ पर वो अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करते हो, जहाँ पर वो जो है मुकम्मल तौर पर स्ट्रेस फ्री अपने आप को महसूस करते हो, टेंशन फ्री अपने आप को महसूस करते हो। तो ऐसा माहौल जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, बहुत ही ज़्यादा असर करता है पेशेंट की हेल्थ पर, और ऐसे माहौल में पेशेंट जो है वो फिर जल्दी से जो है हील अप होते हैं, जल्दी से उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। So according to Watson, caring has existed in every society. A caring attitude is not transmitted from generation to generation. It is transmitted by the culture of profession as a unique way of coping with its environment. ठीक है। वॉटसन केयरिंग के मुताबिक वॉटसन केयरिंग के मुताबिक वॉटसन के मुताबिक सॉरी वॉटसन के मुताबिक वॉटसन कहते हैं कि केयरिंग का जो अमल है ये हर माशरे में जो है पाया जाता है। हर माशरे में जितने भी लोग होते हैं तो उनमें एक दूसरे का ख्याल रखने का जो ख़ासियत है या जो क्या कहते हैं खसूसियत है या जो सलाहियत है ये इनमें पाई जाती है। अ केयरिंग एटीट्यूड इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसी तरह से किस तरह से हमने दूसरे लोगों का ख्याल रखना है, किस तरीके से किस एटीट्यूड में हमने लोगों को जो है उनका ख्याल रखना है, तो ये एक ऐसा अमल है जिसको हम नस्ल दर नस्ल जो है इसको हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ठीक है। बल्कि इसको हम किस चीज़ के ज़रिए एक से दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं, इसको हम कल्चर के ज़रिए जो है एक से दूसरे बंदे में मुंतकिल करते हैं। प्रोफेशन के ज़रिए जो है हम इसको जो है एक से दूसरे बंदे में क्या करते हैं, मुंतकिल करते हैं, जिसमें उनको जो है हर इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से आपने अपने पेशेंट को जो है मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में उनको डील करना है, किस तरह से आपने अपने पेशेंट को जो है उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसको आपने डील करना है, उसको जो है आपने हील अप करना है। तो ये कुछ मेटा पैराडाइम थे मैग्रिट जीन वाटसन के। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ भी आपको आ गई होगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मेजर एलिमेंट्स ऑफ वाटसन थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग। वाटसन थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग के जो बुनियादी एलिमेंट्स है, जो बुनियादी फैक्टर है वो क्या है? सबसे पहला आपके पास कैरेटिव फैक्टर है। कैरेटिव फैक्टर ऑलरेडी मैंने आपको बताया। दूसरा फैक्टर जो है ट्रांसपर्सनल केयरिंग रिलेशनशिप है। ट्रांसपर्सनल केयरिंग रिलेशनशिप से मुराद ये है कि पेशेंट्स के और नर्सिस के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है तो वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो फैक्टर है वो है केयरिंग ओकेजन या केयरिंग मूवमेंट, जहाँ पर आप अपने पेशेंट को केयर दे रहे होते हैं, ठीक है, या जिस लम्हे में आप अपने पेशेंट को केयर दे रहे होते हैं, तो आया वो लम्हा या वो माहौल जो है वो पेशेंट के लिए सूटेबल है या नहीं। तो ये तीन बेसिक एलिमेंट है, ठीक है, वाटसन थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग के, जो कि बहुत ज़्यादा क्या करती है, नर्सिंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह से कैरेटिव फैक्टर्स में हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें आती है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। इसमें सबसे पहले ह्यूमनिस्टिक अल्ट्राविस्टिक सिस्टम ऑफ वैल्यू आती है। ह्यूमनिस्टिक अल्ट्राविस्टिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन से मुराद ये है कि ह्यूमंस के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही होती है, ठीक है, ह्यूमंस का एक दूसरे के लिए क्या ख्यालात है, ठीक है, एक दूसरे के बारे में वो क्या सोचते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती है। इसी तरह से फेथ एंड होप, पेशेंट की जो फेथ है, ठीक है, पेशेंट की जो उम्मीदें हैं, वो हॉस्पिटल आते हैं, उनकी जो उम्मीदें होती है नर्सिस से, डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। इसके साथ साथ सेंसिटिविटी टू सेल्फ एंड अदर्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक फ़ीमेल नर्स है, वो मेल नर्स को सॉरी मेल पेशेंट को क्या कर रहे हैं, केयर दे रहे हैं, तो अब
ऐसे सिचुएशन में बहुत सारी बातों का हमने ख्याल रखना होता है, या एक मेल नर्स जो है वो फीमेल पेशेंट को क्या कर रही है, केयर दे रहे हैं, ठीक है। तो केयर देने के दौरान जो है हमने बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि जो पर्सनल स्पेस होता है, ठीक है, केयरिंग के दौरान उसको हमने मेंटेन रखना होता है, इन्वायरमेंट का ख्याल रखना होता है, लाइटिंग का ख्याल जो है रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसी तरह से ऐसे टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर रिलेशनशिप के बारे में बात करना, सेक्स एक्टिविटी के बारे में बात करना, ये सेंसिटिव टॉपिक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसको प्रॉपर तरीके से डील करना जो है ये क्या आता है, आपकी क्रिएटिव फैक्टर में आता है, ठीक है। हेल्प ट्रस्टिंग ह्यूमन केयर रिलेशनशिप, इसी तरह से पेशेंट की हेल्प करना, ठीक है, और हेल्प ऐसे तरीके से करें कि उसकी वजह से पेशेंट और नर्स के दरमियान एक ट्रस्ट का जो क्या कहते हैं, ट्रस्ट जो है वो कायम हो जाए, ठीक है। और फिर इसी ट्रस्ट के बेस पर वो अपनी जो प्रैक्टिसेस है उसको जारी रखे। तो ये बहुत ज़्यादा नर्सिंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती है। एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग, इसी तरह से आप अपने पेशेंट को ऐसे डील करें कि वो आपके साथ अपने जो पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग है वो आसानी से शेयर कर सकते हो। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग केयरिंग प्रोसेसेस, ठीक है। इसी तरह से हम पेशेंट को जो है मुख्तलिफ़ किस्म की क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो है उसमें इन्वॉल्व करें, जिसके बेस पर वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें और हम उनकी हेल्प करें। ट्रांसपर्सनल टीचिंग लर्निंग, ठीक है। इसी तरह से अपने पेशेंट को जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़ उनको हम टीच करें, हेल्थ के हवाले से हम उनको टीच करें। ग्रेटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड, इसी तरह से जो नीड्स होते। अच्छा जी, तो ये सपोर्टिव प्रोटेक्टिव एंड मेंटल फिजिकल सोशिएटल स्पिरिचुअल करेक्टिव इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब ये है कि हम अपने पेशेंट को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जो कि उनके लिए सपोर्टिव भी हो, प्रोटेक्टिव भी हो, जहनी तौर पर भी वो वहाँ पर जो है कंफर्टेबल फील करते हो, फिजिकली सोशली स्पिरिचुअली हर तरह से वो क्या कर रहे हो, अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो। तो इससे उनकी जो हेल्थ है उस पर क्या पड़ेगी, अच्छी असर जो है वो पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ साथ एग्जिस्टेंशियल क्या कहते हैं, फिनोमिनोलॉजिकल फोर्सेस, ठीक है। तो ये क्या है, ये तमाम फैक्टर्स क्या है, ये तमाम फैक्टर क्रिएटिव फैक्टर्स है, और ये वो फैक्टर है जिससे आपके पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उस पर बहुत ज़्यादा असर जो है वो पड़ता है। सो इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो इससे हमारे जो पेशेंट की हेल्थ स्टेटस है वो क्या होगी, वो जल्दी इम्प्रूव होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं वॉटसन पिरामिड ऑफ ह्यूमन नीड। अगर आपको याद हो, इब्राहम मैस्लो जो हायरार्की नीड पिरामिड है उसको हमने पढ़ा था, जिसमें हमारे साथ पहला फिजिकल नीड आता था, ठीक है, जिसमें हमारे पास रोटी कपड़ा मकान आता था। दूसरा हमारे साथ सिक्योरिटी नीड था, ठीक है। तीसरा हमारे साथ लव एंड बिलोंगिंग रिलेशनशिप, ये वाला जो नीड है आता था, ठीक है। चौथा हमारे साथ क्या कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता था। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता था या साइकोलॉजिकल नीड। सो सेल्फ इस्टीम आता था, और लास्ट में हमारे साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता था, ठीक है। सो 5 लेवल थे मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड के, इब्राहम मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड के, ठीक है, 5 लेवल थे। उसको कंपेयर करते हुए अब हम वॉटसन पिरामिड ऑफ ह्यूमन नीड्स पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली नीड आपको बयान की गई है, इसको क्या कहते हैं, बायोफिजिकल नीड। बायोफिजिकल नीड ये वो नीड्स होते हैं, द नीड्स फॉर फूड, फ्लूइड एलिमिनेशन एंड वेंटिलेशन। मतलब यह है कि रोटी कपड़ा मकान, इसी तरह से हवा पानी, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके बगैर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। सो हर एक इंसान को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, उनको जो है इन बुनियादी चीज़ों की क्या होती है, ज़रूरत होती है, और वो इसके बगैर जो है सरवाइव नहीं कर सकते। जब ये नीड उनकी पूरी हो जाती है तो फिर वो मज़ीद ज़्यादा जो है उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आता है साइकोफिज़िकल नीड। साइकोफिज़िकल नीड्स में क्या आता है, द नीड फॉर एक्टिविटी एंड
एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, सेक्सुअलिटी, ठीक है। साइको फिजिकल नीड्स से मुराद ये है कि वो तमाम चीज़ें जिससे उनकी मतलब जो जिस्मानी और जो रूहानी ज़रूरियात है, जो ज़हनी सुकून है, ठीक है, उनको हासिल हो, ठीक है, उनको मिले। तो इसके लिए क्या करते हैं, पूरी दुनिया में लोग जो है जद्दोजहद करते हैं, ठीक है, और मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं इस नीड को पूरा करने के लिए। इसी तरह से तीसरे नंबर पर हमारे साथ जो आता है वो है साइको सोशल नीड, नीड फॉर अचीवमेंट एफिलिएशन, ठीक है। साइको सोशल नीड्स से मुराद ये है कि वो नीड्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम सोसाइटी में, माशरे में अपनी एक जान पहचान जो है बनाते हैं। लोगों के साथ हमारी एक इंटरेक्शन हो रही होती है, लोगों के साथ हमारी एक जान पहचान होती है, ठीक है, और इसी तरह से रिलेशनशिप होती है। तो अगर हमारी ये नीड पूरी होती है तो इससे हम क्या होंगे, सोशली फिर हम एक्टिव होंगे, सोशली फिर हम क्या होंगे, हम हेल्दी कहलाएंगे। इसी तरह से जो लास्ट लेवल है वो है इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब ये है कि लोगों के साथ आपका जो रिलेशनशिप होता है और इसी तरह से आपका अपने बारे में जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, आया आप अपने आप से जो है सेटिस्फाइड है या नहीं, आप अपने लाइफ से मुतमईन है या नहीं, तो इसके बारे में जो है देखा जाता है। तो ये 4 यहाँ पर आपको स्टेजेस जो है बताए गए हैं वाटसन पिरामिड ऑफ ह्यूमन नीड में, जबकि इब्राहिम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड में हमने 5 लेवल जो है वो पढ़े थे, ठीक है, 5 लेवल हमने पढ़े थे, तो ये आपने याद रखने हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपर्सनल केयरिंग रिलेशनशिप, ट्रांसपर्सनल केयरिंग रिलेशनशिप में क्या कहते हैं, दिस पोर्शन ऑफ द थ्योरी फोकस ऑन द क्या कहते हैं, ऑन द वन केयरिंग एंड वन केयर्ड फॉर, ठीक है। मतलब यह है कि थ्योरी का जो ये पोर्शन है इसमें हम पेशेंट की जो केयरिंग है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। मतलब पेशेंट और नर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है और उसके बेस पर जो केयर दी जाती है पेशेंट को, ठीक है, तो उस पर हम मेनली इस थ्योरी में बात करते हैं। दिस प्रोसेस रिक्वायर द यूज ऑफ एक्शन, वर्ड्स, बिहेवियर, कॉग्निशन, बॉडी लैंग्वेज, फीलिंग्स, थॉट्स, सेंसेस एंड एनर्जी फील्ड, ठीक है। ये प्रोसेस जो है ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी जो हमारा जो अपना अमल होता है, हम जिस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है, किस तरह से हम पेशेंट की जो कॉग्निटिव पार्ट्स होते हैं, मतलब उनकी जो सोच होती है, ठीक है, और हमारी जो अपनी सोच होती है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, और हम जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं केयरिंग के दौरान, हमारी जो फीलिंग्स होती है, थॉट्स होती है, और पेशेंट की जो फीलिंग थॉट्स होती है वो किस तरह से सेंस कर रहे होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, ट्रांसपर्सनल केयरिंग रिलेशनशिप के दौरान देखते हैं। मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने पेशेंट के जो एक्शन है, हरकत हैं, उनके जो अल्फाज हैं, उनका जो रवैया होता है, उनकी जो सोच होती है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उनकी जो फीलिंग्स, उनके जो थॉट्स होते हैं, वो जिस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं, सेंस कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हुए, देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट को रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसे तरीके से हम उनको रिस्पॉन्स देते हैं कि उनकी जो नीड्स होती है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, ठीक है। तो इस बारे में हम क्या करते हैं, इसमें बात करते हैं। ट्रांसपर्सनल केयरिंग बिल्कुल वही बात है। मज़ीद कहते हैं कि द नर्स इज़ अ प्रोफेशनल टू असिस्ट विद इम्प्रूविंग द पेशेंट डिग्निटी, ठीक है। नर्स जो है ये एक ऐसा प्रोफेशनल होता है, एक ऐसा मास्टर होता है। प्रोफेशनल से मुराद ऐसा बंदा होता है जो जिन्होंने एजुकेशन और ट्रेनिंग को हासिल करते हुए स्किल सीखे होते हैं। सो नर्स जो है ये एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो कि क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पर, अपनी नॉलेज के बुनियाद पर पेशेंट की जो डिग्निटी है, पेशेंट की जो रिस्पेक्ट है, उसका ख्याल रखते हुए उसको केयर देते हैं। द नर्स
should use various communication techniques, both verbal and non-verbal, to achieve a healing and gentle relationship. वही बात है कि नर्स दोनों वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक को यूज़ करते हुए अपने पेशेंट को ऐसे तरीके से डील करेंगे जिससे पेशेंट और नर्स के दरमियान एक रिलेशनशिप भी कायम हो जाता है और इसके साथ साथ पेशेंट जो है वो हील भी हो रहा होता है, पेशेंट को सुकून मिल रहा होता है, पेशेंट जो है वो ट्रस्ट कर रहा होता है, ठीक है, उनका ख्याल रखा जा रहा होता है, तो इस वजह से वो सेटिस्फाई होता है, वो कंफर्टेबल फील करता है। द केयरिंग ओकेजन या मूवमेंट, केयरिंग ओकेजन मूवमेंट से क्या मुराद है? दिस पोर्शन ऑफ द थ्योरी फोकसेस ऑन एक्चुअल tangible movement in time in which the nurse recognizes connection that is developed between him and the patient, ठीक है। केयरिंग ओकेजन या मूवमेंट मतलब ये है कि वो टाइम पीरियड जिसके दौरान नर्स अपने पेशेंट को केयर दे रहे होते हैं, तो इस दौरान जो है नर्स को पता चल जाता है पेशेंट के मूवमेंट से, पेशेंट के बिहेवियर से कि पेशेंट जो है वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, आया वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं या नहीं, आया वो मेरे साथ जो है सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो द केयरिंग मूवमेंट कंसिस्ट ऑफ फीलिंग बॉडीली sensation, thoughts, spiritual belief, goals, expectation, environmental consideration, ठीक है। सो जो केयरिंग मूवमेंट है, केयरिंग मूवमेंट में केयरिंग मूवमेंट जो है ये फीलिंग्स, बॉडली सेंसेशन, थॉट, स्पिरिचुअल बिलीव, गोल, एक्सपेक्टेशन, इन सारी चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ, अब हम बात करेंगे इस थ्योरी के स्ट्रेंथ के बारे में, मतलब वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इस थ्योरी को पज़िराई मिली। लॉजिकल इन नेचर, ठीक है। पहली बात इस थ्योरी के बारे में ये थी कि ये थ्योरी जो थी ये लॉजिकल थी, ठीक है, हर चीज़ में इसका लॉजिक था, हर बात में जो है लॉजिक था, तो इस वजह से इसको पज़िराई मिली, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। रिलेटिवली सिंपल, इसी तरह से दूसरे थ्योरीज की बनिस्बत ये सिंपल थ्योरी थी, ठीक है। क्यों सिंपल थी? क्योंकि इसमें जो मेजर बात जिस चीज़ पर हो रही थी वो क्रिएटिव फैक्टर्स पर हो रही थी, और क्रिएटिव फैक्टर्स ये तो नर्सिंग का बुनियादी फैक्टर है, ठीक है, जो कि नर्सिंग हम इसी मकसद के लिए करते हैं कि हम क्या करें, पेशेंट को केयर दे। इसीलिए जनरलाइजेबल से मुराद ये है कि हम इसको हर तरह के पेशेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी दे जनरली आस्क क्वेश्चन रेदर देन स्टेट हाइपोथेसिस, ठीक है। इसी तरह से ये थ्योरी जो है फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी पर क्या करती है, बेस करती है, जिसमें हम सिंपल तौर पर आम तौर पर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, स्टेटमेंट देने के बजाय, एक अंदाज़तन बात करने के बजाय इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सवालात पूछते हैं पेशेंट से। इट प्लेसेस द क्लाइंट एज द फोकस ऑफ प्रैक्टिस रेदर देन द टेक्नोलॉजी, इसमें क्लाइंट को जो है एक ऐसी जगह पर रखा गया है, मतलब कि इस पर हम क्या करें, प्रैक्टिस करें, मतलब इनके साथ हम ऐसे तरीके से पेश आए, ऐसे तरीके से हम इनको केयर दें, ठीक है, कि उस केयर से इनकी जो नीड्स है वो पूरे हो जाए, बजाय इसकी कि हम इनको मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ जो टेक्निक्स है, ठीक है, मुख्तलिफ़ जो क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है, आलात है, उसके स्पुर्द करें और उसके ज़रिए हम इनका ख़्याल रखें या उसके ज़रिए हम इनकी ज़रूरतें पूरा करें। तो एक ये बात हो गई। इसके अलावा कैन बी यूज़ टू गाइड एंड इम्प्रूव प्रैक्टिस, इस थ्योरी को हम अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए या अपने प्रैक्टिस को जो है उसको जो है बेहतर बनाने के लिए एज अ गाइड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर टू नर्सिंग प्रोसेस एंड फॉलो अ सिमिलर पाथ एज द साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस, इसी तरह से नर्सिंग प्रोसेस की तरह ये थ्योरी जो है बिल्कुल नर्सिंग प्रोसेस की तरह है, नर्सिंग प्रोसेस को क्या करती है, फॉलो करती है। इसके साथ साथ यूजिंग द साइंस ऑफ केयरिंग और द क्रिएटिव फैक्टर, इसमें जो है क्रिएटिव फैक्टर्स को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है, विच शो हाउ नर्सिंग डिफर फ्रॉम अदर प्रोफेशन, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, नर्सिंग को दूसरे प्रोफेशन से क्या करते हैं,
अलग करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये वो बातें हैं जिसकी वजह से इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा पज़िराई मिली थी। इसकी जो वीकनेसेस है, उस वीकनेसेस में पहली बात, बायोफिज़िकल नीड आर गिवन लेस इम्पोर्टेंस। जो बायोफिज़िकल नीड है, मतलब जो बुनियादी ज़रूरियात है, उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई थी, उस पर इतनी ज़्यादा बात नहीं की गई थी, जिसकी वजह से इस थ्योरी को जो है लोगों का जो क्या कहते हैं, लोगों का के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, ठीक है, तनकीद का सामना करना पड़ा। साइको सोशल नीड ऑफ द पर्सन इज़ हाईलाइटेड। इसी तरह से पर्सन के जो साइको सोशल नीड है उसको हाईलाइट किया गया था, बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया गया था। डिफ़िकल्ट टू असेस केयरिंग ड्यू टू इट इज़ बीइंग अ डायनेमिक प्रोसेस। इसी तरह से इस थ्योरी के ज़रिए जो है हम जो केयरिंग है उसको बहुत मुश्किल से असेस करते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ एक डायनेमिक प्रोसेस किसे कहते हैं, जो कि वक्तन फ़वक्तन उसमें चेंजेस आती रहती है, उसको हम डायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। अनप्रिडिक्टेड आउटकम इन ईच सिचुएशन। इसी तरह से हर सिचुएशन में इसके जो नताइज होते हैं वो गैर मालूम होते हैं, मतलब नताइज का हमें पता नहीं चलता पहले से, ठीक है। जब हम कोई प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस के बाद ही हमें पता चलता है। तो ये वो बातें हैं जिसकी वजह से इस थ्योरी को जो है थोड़ा-सा तनकीद का सामना जो है वो करना पड़ा था, ठीक है? समझ आ रही है आपको? जी सर। इसी तरह से मज़ीद कहते हैं कि विद शॉर्टर हॉस्पिटलाइजेशन स्टे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इवैल्यूएट द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द मॉडल इन द हॉस्पिटल। मतलब वो पेशेंट जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हॉस्पिटल एडमिट हुए होते हैं, तो उन पेशेंट पर हम इस थ्योरी को प्रपोज़ या इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हर थ्योरी लैंग्वेज कैन बी डिफ़िकल्ट टू अंडर स्टेन, ठीक है। इसी तरह से इस थ्योरी में जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, तो इसको समझना भी थोड़ा-सा क्या है, डिफ़िकल्ट है। इसके अलावा इट इज़ रिलेटिवली न्यू थ्योरी, हैज़ न्यू थ्योरी एंड हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज़्ड अ लॉट। इसके अलावा ये एक नई थ्योरी थी और इतना ज़्यादा इसका जो है नर्सिंग प्रोसेस में यूज़ नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इस थ्योरी पर क्या हुआ था, क्रिटिसिज़्म हुआ था। तो ये वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से इस थ्योरी को जो है क्रिटिसिज़्म का सामना करना पड़ा था। बाकी नर्सिंग एजुकेशन और नर्सिंग प्रोसेस वही केस आपको दिए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप स्टूडेंट को इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।